Before you start watching the video, do smash the like and the subscribe button because इस वीडियो की रिसर्च में ऑलमोस्ट 30 आवर्स लगे एंड आवर पर्पस एट SOIC इज कि जितने भी हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स इंडिया में बना पाए उतना हमारा पर्पस फुलफिल हो पाएगा. सो डू स्मैश द लाइक एंड द सब्सक्राइब बटन. हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC. तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग जो इनरवेयर सेक्टर है इंडिया के अंदर इसका पूरा एनालिसिस करेंगे. पर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम दो की टर्म्स जानते हैं. तो क्या दो की टर्म्स है? तो फर्स्ट की टर्म इज अबव द लाइन एंड सेकंड की टर्म है बिलो द लाइन. तो बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म्स है एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप कहीं पे लिख भी सकते हैं. तो जब भी हम एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनती है. पहली चीज आपकी जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो आते हैं. फिर रेवेन्यूज में से हम क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होते हैं कि आपके रॉ मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है. जैसे आप इसको माइनस करते हैं उसके बाद आपके पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट. फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से हम SG&A एक्सपेंसेस माइनस करते हैं. तो मतलब जो अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसमें से जब आप SG&A एक्सपेंसेस माने बिजनेस को जो चलाने का खर्चा है, जैसे रेंट की बात होगी, जैसे एड की बात होगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इंसेंटिव दिया उसकी बात होगी, या एम्प्लॉय का जो खर्चा हो गया, वो सारी चीजें SG&A एक्सपेंसेस में आ जाती हैं. इससे आता है हमारे पास EBITDA. एंड EBITDA के बाद हम उसमें से जो आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है वो माइनस कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास EBIT आता है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. फिर इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है. फिर टैक्स में अगर हम PBT में से टैक्स माइनस करेंगे फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है. तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो की टर्म्स हैं जो आपको आई थिंक बार बार आप बिजनेस में भी देखेंगे या इन्वेस्टिंग में भी देखेंगे. दैट इज अबव द लाइन एक्सपेंसेस एंड बिलो द लाइन एक्सपेंसेस. सो अबव द लाइन एक्सपेंसेस माने ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जो भी एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज नोन एज अबव द लाइन एक्सपेंस. जो भी एक्सपेंस ग्रॉस प्रॉफिट के बिलो है दैट इज नोन एज बिलो द लाइन एक्सपेंस. माने एक एक्सपेंस है प्रोडक्शन का, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और एक एक्सपेंस है बिजनेस को रनिंग में रखने का, दैट इज रेंट देना, एम्प्लॉयज को सैलरी देना, साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव देना. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ बिलो द लाइन एक्सपेंसेस. तो अबव द लाइन एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? आपका पूरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कि आपका जो रॉ मटेरियल है उसका कितना खर्चा है. बिलो द लाइन एक्सपेंसेस में क्या आता है? जितना भी आपका रेंट है, जितना भी आपका एडवर्टाइजिंग पे कॉस्ट है, जितना भी आप इंसेंटिव दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, ये आता है. तो फाइनेंस के टर्म्स में इसको कहते हैं ATL एक्सपेंसेस एंड सेकंड वाले को हम कहते हैं BTL एक्सपेंसेस, अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन. विद दिस वी विल गेट इनटू द एनालिसिस ऑफ द इनरवेयर सेक्टर. इंडिया में जो इनरवेयर सेगमेंट है तो इसके डिफरेंट सब सेगमेंट और कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई हो सकते हैं. तो यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज है, उनको देखते हैं. तो फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफाइंग द इनरवेयर सेगमेंट इज कि जो मेन एंड विमेन है एंड साथ जो किड्स है, इन 3 सेगमेंट्स को हम देख सकते हैं. फिर सेकंड क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली एक जो न्यू ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको भी हम देख सकते हैं. जैसे जो इनरवेयर कंपनीज हैं थर्मल्स भी बना रही हैं एंड साथ साथ जो इनरवेयर कंपनीज हैं एथलीजर में भी आ रही है. एथलीजर वेयर क्या है? बेसिकली कंफर्ट स्पोर्ट्स वेयर. एंड और भी यहाँ पे क्या ट्रेंड है कि हम यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड कैटेगरीज को देख सकते हैं. जैसे कुछ जो कंपनीज हैं उनका प्रीमियम सेगमेंट में काफी ज्यादा ब्रांड है. फिर कुछ कंपनीज है जिनका इकोनॉमी सेगमेंट में काफी ज्यादा है. फिर कुछ कंपनीज जिनका मास सेगमेंट में बहुत ज्यादा है. तो हम डिफरेंट प्राइसिंग एंड ब्रांड्स के अकॉर्डिंग भी पूरे सेक्टर को कैटेगराइज कर सकते हैं. तो पहले में एक बार इनरवेयर सेगमेंट का साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी देखते हैं. तो इंडिया के अंदर अभी जो इनरवेयर सेगमेंट है ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ का 2019 में, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टिल 89,700 करोड़ बाय 2028. एंड जब इनरवेयर सेगमेंट की फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इस टाइम पे परसेंटेज वाइज जो मार्केट है, 65% मार्केट जो विमेन इनरवेयर है यहाँ पे, 32% मार्केट इज फॉर मेन इनरवेयर एंड 3% मार्केट इज फॉर किड्स इनरवेयर. एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन देखते हैं इनरवेयर का, तो इंडिया में इनरवेयर पर कैपिटा कंजम्पशन इज क्लोज टू $3.5, वेयर एज यूएस के अंदर $77.7 है. तो इंडिया में आप कोई भी कैटेगरी देखेंगे हम हमेशा अंडर पेनिट्रेटेड लगेंगे हर कैटेगरी में, चाहे ऑटो हो चाहे इनरवेयर हो. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया स्टिल इज अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी बढ़ रहा है. जैसे जैसे पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ता है तो इंडिया के अंदर एक एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ेगी. सिमिलरली इनरवेयर इंडस्ट्री के अंदर यही हुआ है. 1970s और 80s के अंदर इनरवेयर का जो यूसेज था दैट वाज वेरी बेसिक इन उसका जो पर्पस है इट वाज वेरी वेरी यूटिलिटेरियन.
बट रिसेंटली क्या होना स्टार्ट हुआ है कि इनरवेयर के अंदर भी जो न्यू ट्रेंड्स है वो आने लग गए, बिकॉज एज पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीजेस, एज इंडियंस बिकम मोर एस्पिरेशनल, तो ये एक ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड इंडियंस आर ऑल्सो बिकमिंग मोर ब्रांड कॉन्शियस व्हेन इट कम्स टू इनरवेयर। और भी अगर हम ट्रेंड्स देखते हैं तो इनरवेयर की यहाँ पे अगर हम जो इस टाइम पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तो ऑर्गेनाइज मार्केट इस टाइम पे सिर्फ 40% ही है इनरवेयर के अंदर, 60% ऑफ द मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड। जो मेन्स इनरवेयर है इसके अंदर ऑलमोस्ट जो मार्केट है इस टाइम पे 50-50% अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज है। विदाउट जो विमेन्स इनरवेयर है यहाँ पे अभी भी 80% ऑफ द मार्केट इज अनऑर्गेनाइज एंड 20% ऑफ द मार्केट इज ऑर्गेनाइज्ड। सो जो विमेन इनरवेयर है यहाँ पे साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी और भी बड़ा है, बट जो इसके सेगमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है विमेन इनरवेयर में कि SKUs काफी ज्यादा है, माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से कंपनीज इसको क्रैक नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका इन्वेंट्री टर्न काफी ज्यादा घट जाता है। क्योंकि अगर आपने बहुत सारे टाइप्स के SKUs रख लिए, बहुत सारे टाइप्स के साइजेस एंड कलर्स रख लिए, तो होता क्या है कि आपके पास इन्वेंट्री काफी ज्यादा हो जाती है। तो जो कंपनी इस चैलेंज से डील कर सकती है उसके लिए आई थिंक साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी अनलॉक हो जाती है, एंड वीडियो में हम देखेंगे कौन सी कंपनी ऐसा कर रही है इस टाइम पे। इनरवेयर के अंदर अगर हम शॉपिंग फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो शॉपिंग फ्रीक्वेंसी है 3 टाइम्स अ ईयर है, माने ऑन एन एवरेज एक इंडियन ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो इनरवेयर है साल में परचेज करेंगे। तो यहाँ पे ये तो शॉपिंग फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअली आपको आइडिया देता है कि कितना रिपीट परचेज है इंडस्ट्री के अंदर, कि क्या एक एन्युटी टाइप इंडस्ट्री है कि आपका रिपीट परचेज ज्यादा है। एंड एक और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या है इस इंडस्ट्री बारे में कि अगर आप एक इनरवेयर का ब्रांड चूज कर लेते हैं तो आप उसी ब्रांड के साथ रहते हैं, तो एक स्टिकी प्रोडक्ट है 3 टाइम्स अ ईयर आपकी ऑलमोस्ट शॉपिंग है। तो अगेन इकोनॉमिक सेक्टर की काफी अच्छी है, क्योंकि जो भी 4 प्लेयर्स हैं इस टाइम पे लिस्टेड है मेन चारों प्लेयर्स का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफी अच्छा है। शायद से पेज का तो काफी ज्यादा ही अच्छा है, लक्स का भी अच्छा है काफी, डॉलर का भी अच्छा है एंड जो रुपए उसका भी काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स ही काफी अच्छी है इंडस्ट्री की। तो यहाँ पे अगर हम एक और कैटेगरी देखते हैं कि यहाँ पे प्राइसिंग वाइज अगर हम ट्रेंड्स देखते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स को क्लासीफाई करते हैं, तो जो सुपर प्रीमियम है दैट इज अबव 500 रुपीज, यहाँ पे आपके इनरवेयर ब्रांड्स कौन से आते हैं? FC UK, टॉमी हिलफिगर एंड कैल्विन क्लाइन। प्रीमियम के अंदर देखते हैं तो 250 to 500 रुपीज में यहाँ पे कौन से आते हैं? लिवाइस, जॉकी, US पोलो असैसिन, वैन ह्यूजन एंड हिन्स। मिड प्रीमियम में देखते हैं दैट इज 150 to 250 रुपीज, दैट इज डिक्सी स्क्वाड, जॉकी, फ्रूट एंड द लूम, डॉलर एंड रूपा। और इकोनॉमी सेगमेंट देखते हैं जो 60 to 150 रुपीज है, यहाँ पे आपके पास रूपा आएगा, क्रोमोजोम आएगा, VIP आएगा, लक्स आएगा एंड यूरो आएगा। एंड फिर जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट इज बेसिकली बिलो 60 रुपीज। एंड यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब हमने ये सारे यहाँ पे ब्रांड का जो पिरामिड देखा तो सुपर प्रीमियम की मार्केट इस टाइम पे काफी छोटी है, बट इकोनॉमी की मार्केट काफी बड़ी है, एंड जो मास मार्केट है जो बेसिकली 60 रुपीज से बिलो है वो भी काफी बड़ी है, पर वो मार्केट धीरे धीरे घटते जा रही है बिकॉज एज वी आर बिकमिंग मोर एस्पिरेशनल, तो इंडियंस आर मूविंग अप द ब्रांड चेन। तो कंपनीज को अपना ब्रांड आर्किटेक्चर राइट करना काफी जरूरी है। ब्रांड आर्किटेक्चर का क्या मतलब है? अगर आप कंज्यूमर कंपनीज एनालाइज करते हैं तो ब्रांड आर्किटेक्चर का ये मतलब है कि एक कंज्यूमर के दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है, आपके ब्रांड का एसोसिएशन कोई इकोनॉमी या चीप सेगमेंट से ना हो, अगर आपके एस्पिरेशंस प्रीमियम के अंदर आके सेल करने का है। क्योंकि सुपर प्रीमियम सेगमेंट तो बहुत छोटा है साइज में, प्रीमियम सेगमेंट काफी फास्ट ग्रो कर रहा है इस टाइम पे, एंड प्रीमियम के साथ साथ जो मिड प्रीमियम एंड इकोनॉमी सेगमेंट है यहाँ पे भी बहुत फास्ट ग्रोथ आ रही है। तो की ट्रेंड्स क्या है जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं? फर्स्ट इज basically emergence of purpose specific innerwear, that is sporty, casual, fashionable, widening the market. Second is increasing income levels and increasing spending power. Third is growing urbanization. Fourth is growth in penetration of organized retail. मैंने आपको पहले भी बताया था almost 60% unorganized market है. फिर फोर्थ क्या आपका चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स, एंड लास्ट क्या है कि इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लीडिंग टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स. सो दीज आर सम ऑफ द ट्रेंड्स दैट आर हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. तो ये तो हमने इनरवेयर की बात करी. अब इनरवेयर के साथ साथ जो इनरवेयर कंपनीज हैं थर्मल्स भी बना रही हैं, थर्मल्स के साथ साथ जो एथलीजर वेयर है वो भी इस टाइम पे बेच रही हैं. तो एथलीजर एंड इनरवेयर का यहाँ पे क्या कनेक्शन है कि अगर आपका कोई एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट है तो यहाँ पे MBOs होते हैं और EBOs होते हैं. तो MBO क्या होते हैं कि अगर आप किसी दुकान में गए वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स के आपको कपड़े मिल रहे हैं तो वो MBO हो गया. EBO का एग्जांपल क्या होगा? अगर आप सिर्फ जॉकी के स्टोर पे जाते हैं तो आपको वहां पे सिर्फ जॉकी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अगर आप नाइकी के स्टोर पे जाते हैं तो सिर्फ नाइकी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन EBO. तो यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं तो यहाँ पे एथलीजर का ग्रोथ काफी हो रहा है. एथलीजर का EBOs के अंदर काफी एक्सपोजर रहता है. तो एथलीजर वेयर के अंदर हम देखते हैं तो क्या ग्रोथ चल
चल रही है इस टाइम पे। तो इंडिया और चाइना का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं पर कैपिटा एथलीजर का स्पेंड, तो चाइना के अंदर सिर्फ ऑलमोस्ट $1751 के आसपास जो जीडीपी थी उस टाइम पे एथलीजर मार्केट चाइना के अंदर ऑलमोस्ट क्लोज टू $3.1 बिलियन की थी, जो आज ग्रो होके $82 बिलियन की हो गई है, क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा $15,855 की है। इंडिया के अंदर आज एथलीजर का मार्केट $2.6 बिलियन का है, जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर डबल होके $5.4 बिलियन का हो जाएगा। एंड यहाँ पे साथ साथ अगर हम एथलीजर के अंदर जो अपैरल एंड फुटवेयर को देखते हैं, इग्नोरिंग फुटवेयर है, जो अगर हम सिर्फ अपैरल को देखते हैं, तो अपैरल का जो मार्केट है इस टाइम पे 3750 करोड़ में 2015 में था, जो 15% CAGR पे ग्रो करके 7500 करोड़ पे आया है, जो इट इज एक्सपेक्टेड कि 2025 तक 16,125 करोड़ तक आ जाएगा। तो ब्रॉड लेवल पे अगर हम इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट लेते हैं, तो सारी कंपनीज एथलीजर में क्यों आ रही है जो प्रोड्यूस करती है इनरवेयर। एक तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम है, साथ साथ आप EBOs भी सेटअप कर रहे हैं, एंड थर्डली मार्केट 15-16% CAGR पे ग्रो कर रही है, एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज दैट इज देयर इन इंडिया राइट नाउ। नटशेल एक इनरवेयर कंपनी को क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है, कि एक इनरवेयर कंपनी में ग्रोथ क्यों आती है, तो इसके 4 मेजर रीजन है। फर्स्ट मेजर रीजन क्या है, इंक्रीजिंग टच पॉइंट्स, कि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स हैं उनका नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, आपके जो EBOs हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड मेजर रीजन क्या है कि आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो प्रीमियमाइज हो रहा है, माने आप अपने प्रोडक्ट का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा रहे हैं मोर एंड मोर प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करके। तो ये जो 4 की पॉइंट्स हैं इनको आप जरूर याद रखना, बिकॉज दीज आर द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री एंड मैप्स ऑफ रियलिटी व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री। कि अगर आप इस इंडस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको इन 4 पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि कोई कंपनी इन पे स्केल कर रही है नहीं कर रही। तो सेकंड की पॉइंट वॉज कि कंपनी प्रीमियमाइज कर रही है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या नहीं कर रही। थर्ड की पॉइंट इज वेदर कंपनी की जो एडवर्टाइजिंग है इफेक्टिव है नहीं है, तो A&B स्पेंड्स को देखेंगे। एंड फोर्थ की पॉइंट इज कि क्या इंक्रीजिंग एवरेज सेलिंग प्राइस है या नहीं है, एंड इसके साथ साथ कि कैटेगरी एक्सपेंशन आप सक्सेसफुली कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। जैसे लक्स के केस में देखेंगे तो लक्स ने जो विमेन लेगिंग्स है उसमें एक ब्रांड बनाया बाय द नेम ऑफ लायरा, एंड सक्सेसफुली कैटेगरी एक्सपैंड कर दी। जॉकी के अंदर देखेंगे तो जॉकी एथलीजर के अंदर आया, जो इनरवेयर है उसके अंदर था बोथ मेंस एंड विमेन, एंड साथ साथ जॉकी जो एक और कैटेगरी है दैट इज किड्स के कैटेगरी के अंदर सक्सेसफुली स्केल कर पा रहे हैं। सो अगेन क्या आप सक्सेसफुली कैटेगरी को क्या स्केल कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल है जॉकी का ही, कि आप पहले Tier 1 में प्रेजेंट थे, Tier 1 Tier 2 सिटीज में, अब आप Tier 3 एंड Tier 4 में भी जाके स्टोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आपकी इंक्रीजिंग टच पॉइंट्स हो रहे हैं इस टाइम पे। एंड फोर्थ की पॉइंट है एडवर्टाइजिंग का, तो वो भी हम मोर एंड मोर एग्जाम्पल से देखेंगे। आपको ये सीखना है कि डिफरेंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एक कंपनी की वैल्यूएशन को कैसे इफेक्ट करते हैं, या फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन क्या है। जैसे एक मेथड ऑफ वैल्यूएशन है रिवर्स DCF का, एक DCF का है, फिर एक PE बेस्ड वैल्यूएशन है, फिर एक प्राइस टू सेल्स बेस्ड वैल्यूएशन है, फिर एक बुल बेयर एंड बेस्ड सिनेरियो वैल्यूएशन है। एंड साथ साथ अगर आपको पास्ट केस स्टडीज एंड जो फ्यूचर केस स्टडीज है दोनों सीखनी है, एंड आपको अगर वैल्यूएशन में सब कुछ सिंप्लीफाई करना है अपने लिए, क्योंकि वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली में सिंपल है इन रियलिटी। सो वी आर डूइंग अ वेबिनार ऑन 22 May, एंड इन दिस वेबिनार वी be doing more than 40 case studies, and 40 case studies के साथ साथ जो एक डिफरेंट वेज ऑफ वैल्यूइंग अ स्टॉक है, हम सारे आपको वेज है सिखाएंगे वेबिनार के अंदर। एंड साथ साथ जो एक्सेल शीट भी होगी इन सारे 40 केस स्टडीज की, विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द वेबिनार। लिंक टू रजिस्टर फॉर द वेबिनार इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड ऑल दीज वेबिनार्स आर अ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप। तो अभी SOIC मेंबरशिप में वी हैव डन मोर देन 20 लाइव वेबिनार्स, एंड हमारा SOIC इंटेंसिव कोर्स भी है जिसके अंदर 70 to 80 क्लासेस हैं जस्ट कवर्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। इफ यू ट्रूली want to be a fundamental analyst, and अगर आपको भी ऐसे रिसर्च करना सीखना है इंडस्ट्री बारे में, then all of this is included in the SOIC membership. And finally SOIC membership में we have added something new by the name of SOIC communities. तो SOIC community के अंदर आप जो SOIC ट्राइब मेंबर्स हैं या जो SOIC स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एंड SOIC कम्युनिटी में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है दैट इज ऑफ स्कटलबट। तो एक स्कटलबट का फोरम है जहाँ पे SOIC ट्राइब मेंबर्स, तो कोई डॉक्टर है, कोई इस टाइम पे IT प्रोफेशनल है, कोई बैंकर है, तो सारे के सारे अपना स्कटलबट उस फोरम के अंदर शेयर करते हैं, उस फोरम का रीड भी कर सकते हैं जस्ट टू गेट इनसाइट्स की कौन सी इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है। सो SOIC कम्युनिटी, SOIC वेबिनार्स एंड SOIC इंटेंसिव प्रोग्राम, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप, द लिंक टू विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बैक टू द वीडियो। तो जब आप इनरवेयर सेक्टर को देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जब हम मिक्स देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के मिक्स के अंदर आपको पता लगेगा कि इस टाइम पे जो ट्रेडिशनल रिटेल है, माने जो ट्रेडिशनल होजरी स्टोर्स हैं, तो FY15 में 72% जो सेल थी यहाँ से होती थी, FY20 में 67% होती है।
तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं जो जिसको हम कहते हैं बेसिकली मॉडर्न ट्रेड, जो आपके लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स हो गए, तो आपके जो एमबीओज हो गए जो बेसिकली ऑर्गेनाइज है, मॉल्स के अंदर आप शॉप में जाते हैं। तो जो मॉडर्न ट्रेड है इस टाइम पे, जो ऑर्गेनाइज्ड है इस टाइम पे 29% ऑफ सेल्स यहाँ से होती है। फिर फाइनली जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन इस टाइम पे सिर्फ 4% ही इंडस्ट्री का। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू चेन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक वर्किंग कैपिटल काफ़ी इंटेंसिव नेचर है। तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव नेचर समझना क्यों ज़रूरी है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो जब आप इंडस्ट्री की वैल्यू चेन समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के दो वेज हैं। पहला वे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज थ्रू होलसेल मेथड, एंड सेकंड वे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज बेसिकली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कंपनीज होलसेलर्स को अपॉइंट करती है, एंड होलसेलर जो नीचे जो सेमी होलसेलर्स है उनको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जो आगे रिटेलर्स को देते हैं। सो बेसिकली मोर चेन्स ऑफ कमांड, माने चेन्स ऑफ कमांड आपकी ज्यादा है। तो इस वजह से हमेशा ये याद रखना कि जहां पे भी होलसेल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहां पे आपका वर्किंग कैपिटल या आपका रिसीवेबल डेज में पैसा बहुत फंसेगा। सिंपली क्या मतलब कि आपके उधार के दिनों के पैसे काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि मोर चेन्स ऑफ कमांड है। सेकंड क्या, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, की एक कंपनी ने जाके खुद का ही डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करा एंड खुद के ही डिस्ट्रीब्यूटर ने जो रिटेलर है उनको आगे प्रोडक्ट सप्लाई करे। तो सेकंड मॉडल के अंदर वर्किंग कैपिटल आपका कम यूज होएगा, आपके जो रिसीवेबल डेज है या जो आपके उधार के दिन है वो शायद से कम फंसेंगे। सो दीज आर द टू मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो समझने इस टाइम पे बहुत जरूरी है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देखते हैं, दैट इज मल्टी ब्रांड आउटलेट, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स एंड ई कॉमर्स में। तो मल्टी ब्रांड आउटलेट के अंदर क्या फायदा है कि फुटफॉल कन्वर्जन आपकी मीडियम टू हाई है, चैनल मार्जिन आपका 25 to 30% है, इन्वेंट्री आपकी टिपिकली आउटराइट सेल है ऑफ बुक्स, एंड डिस्प्ले पोटेंशियल आपकी लो है। डिस्प्ले पोटेंशियल ब्रांड के लिए क्यों लो है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी ब्रांड्स हैं, काफी सारे ब्रांड्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप एक लाइफस्टाइल के स्टोर के अंदर जाते हैं, अगर आप एक शॉपर स्टॉप के स्टोर के अंदर जाते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं तो एक कस्टमर के पास हमेशा ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे इस वजह से जो कंपनीज हैं एथलीजर ईबीओ के थ्रू ज्यादा जा रही हैं। अब सेकंड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, ईबीओ। ईबीओ स्केल करना बहुत मुश्किल है, अगर आपके ब्रांड के पास पुल पावर नहीं है तो आप ईबीओ नहीं स्केल कर पाएंगे। एंड ईबीओ जो कंपनी स्केल कर लेती है हमें ट्रूली उस कंपनी के ब्रांड के मोट के बारे में बताती है। तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है जब भी आप रिटेल से इंडस्ट्री या रिटेल सेगमेंट को पढ़ रहे हैं। तो ईबीओ के अंदर क्या है कि आपकी डिस्प्ले पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि आपकी ही कंपनी का प्रोडक्ट्स पड़े हैं वहां पे। सेकंड क्या है कि 20 to 30% फ्रेंचाइजी की चैनल मार्जिन है। फुटफॉल कन्वर्जन का चांस बहुत हाई है, अगर कोई कस्टमर आपके स्टोर के अंदर खुद ही चल के आए तो बेसिकली वो वहां पे खरीदेगा ही, क्योंकि वो आपके ब्रांड के स्टोर पे ही आए। एंड लास्टली क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले पोटेंशियल वेरी हाई है, एंड साथ साथ ऑन बुक्स फॉर ओन्ड ईबीओ, माने जो इन्वेंट्री है, माने जो ईबीओ फ्रेंचाइजी है उसके ऊपर इन्वेंट्री है सारी। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, विच इज द मॉडर्न ट्रेड, दैट इज लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। यहाँ पे 30 to 40% चैनल मार्जिन है, इन्वेंट्री सेल्स और रिटर्न है, डिस्प्ले पोटेंशियल यहाँ पे भी हाई रहती है। एंड लास्ट क्या आपका ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में फुटफॉल कन्वर्जन अनसर्टेन है, चैनल मार्जिन 30 to 55% है, इन्वेंट्री ऑन बुक्स भी हो सकती है, एंड साथ साथ डिस्प्ले पोटेंशियल हाई है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द प्लेटफॉर्म बेसिकली। सो दीज आर द डिफरेंट वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंट ब्रांड्स देखें इन कंपनीज के तो पता लगेगा, जैसे लक्स के अगर हम ब्रांड्स देखते हैं और पेज के ब्रांड्स देखते हैं तो पेज इंडस्ट्रीज का एक ही ब्रांड है जॉकी, जो मेन विमेन किड्स और एथलीजर में यूज हो रहा है। लक्स के पास लक्स वीनस है, जेनेक्स है, लक्स कोजी है, बिग शॉट है, ऑन है और 18 है, विच इज देयर प्रीमियम ब्रांड 18 एंड ऑन, जो मेन्स कैटेगरी में। विमेन के अंदर लायरा एंड लक्स करिश्मा है, किड्स के अंदर लक्स ब्लूमर्स और किड्स लक्स कोजी है, थर्मल्स में लक्स इन्फर्नो और कॉट्स वूल है, एंड एथलीजर में जेनेक्स ऑन 18 एंड लायरा है। रूपा के ब्रांड्स देखते हैं तो रूपा का यहाँ पे मेन के अंदर फ्रंटलाइन मैक्रोमैन टाइप ब्रांड्स हैं, फिर एफसीयू के भी एंड फ्रूट ऑफ द लूम भी रूपा के पास है। विमेन के अंदर रूपा पास मैक्रो वुमेन है, सॉफ्ट लाइन एंड फेमोरा है, वेयर एज एथलीजर में देखते हैं तो रूपा के पास एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ बम चम्प्स। डॉलर के अंदर देखते हैं तो डॉलर पास प्रीमियम जो मेन कैटेगरी है इनके अंदर डॉलर बिग बॉस है, लेयर है, फोर्स है, एनएक्सटी और आरकेजी है, whereas women category में there is a brand by the name of Missy, and final athleisure में they have a brand by the name of Force Next. So this is their different brand categorization and brand architecture. But यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि पेज के पास एक ही ब्रांड है जॉकी थ्रू आउट इट। तो पेज का एक्चुअली मोट ही क्या है कि दे हैव अ ब्रांड बेस्ड मोट। तो पेज के मोट, अब यहाँ पे इस बिजनेस एनालिसिस में आपको मजा क्या आने वाला है कि हम बिजनेस फाइनेंशियल नंबर्स एंड P2P एनालिसिस करके
पेज इंडस्ट्रीज का मोट आपको पता लगेगा, फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। बट आई थिंक अनडिस्प्यूटेड लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर तो पेज ही है, पेज के आसपास कोई भी नहीं आता इस टाइम पे। तो उसके हम रीजंस भी जानेंगे थ्रू फाइनेंशियल नंबर्स एंड बिजनेस एनालिसिस। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कंपनीज का नेट वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं। नेट वर्किंग कैपिटल डेज सिंपली क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस योर ट्रेड पेबल्स। माने आपकी कैश का जो साइकिल है या कैश का जो चक्का है कितने दिनों में घूमता है, कि माने फ्रॉम इन्वेंट्री टिल फाइनल सेल्स टिल कैश बैक अगेन, जिसमें आप अपने जो रॉ मटेरियल वाले उसको आप पैसा भी दे रहे हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल डेज में अगर हम P2P कंपैरिजन करते हैं तो पेज इंडस्ट्रीज के जो रिसीवेबल डेज है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि पेज इंडस्ट्रीज के रिसीवेबल डेज 19 to 18 डेज के बीच में ही रहे हैं, FY 17 से 21 के बीच में। पेबल डेज पेज इंडस्ट्रीज के माने आप कितने दिनों में अपने जो आपका सप्लायर है उसको पैसे दे रहे हैं, वो 19 to 28 डेज में। इन्वेंट्री पेज की 100 to 70 डेज के बीच में रही है। एंड नेट वर्किंग कैपिटल डेज पेज इंडस्ट्रीज का FY 21 में 66 डेज था। वेराज अगर हम रूपा की बात करते हैं तो रूपा का जो इन्वेंट्री एंड डेटर डेज है, तो मतलब जो ट्रेड रिसीवेबल डेज है, रूपा का 101 डेज है, पेज का कितना था 18। एंड यहाँ पे जो आपके जो आपकी इन्वेंट्री डेज है 109 है, एंड आपके जो क्रेडिटर्स हैं 45 है। तो यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल 150 to 180 डेज के बीच में रही है। फिर हम थर्ड कंपनी डॉलर के ऊपर आते हैं। तो डॉलर में आपको पता लगेगा जो रिसीवेबल डेज है 122 डेज के, राइट। 122 डेज के रिसीवेबल के अलावा पेएबल डेज आपके 112 है। तो आपके जो इन्वेंट्री डेज हैं आपके साथ साथ वो 112 के आसपास है। तो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज अगेन आपके 178 के आसपास है। जो पेज के अंदर 60 डेज थे एंड रूपा के अंदर भी 150 to 180 डेज के बीच में थे। फाइनली कमिंग टू लक्स इंडस्ट्रीज, एंड लक्स के अंदर भी इन्वेंट्री डेज 119 है, क्रेडिटर डेज आपके 48 है, माने आप कितने दिनों में पैसा देखते हो। डेटर डेज आपका जो ट्रेड रिसीवेबल डेज है 100 डेज के आसपास है, एंड आपके जो वर्किंग कैपिटल डेज है लक्स के अंदर भी 168 डेज के आसपास है। तो माने पेज इंडस्ट्रीज व्हेन वी लुक एट नेट वर्किंग कैपिटल कि आपका कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा फंस रहा है, तो अगेन पेज इंडस्ट्रीज इज सुपीरियर। माने आपके ट्रेड रिसीवेबल डेज आर द लोएस्ट। इसमें मैं वापस जरूर आऊंगा जानने के लिए कि ऐसा क्यों है। फिर यहाँ पे अगर हम P2P कंपैरिजन के अंदर CFO to EBITDA देखते हैं कि आपका कितना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस या आपका कितना EBITDA CFO के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो CFO to EBITDA अगर हम यहाँ देखते हैं तो पेज का 127%, 93%, 80%, तो ऑन एन एवरेज 70 to 75% के बीच में। रूपा का 60 to 80% के बीच में 2 साल नेगेटिव भी था 2018 एंड 2019 में, तो रूपा में वॉलेटिलिटी बहुत है। सिमिलरली लक्स के अंदर भी 2017 और 18 में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, लास्ट 2-3 ईयर से अच्छा कर रहा है। सिमिलरली डॉलर के अंदर भी लास्ट 2017 और 18 में बहुत वॉलेटिलिटी थी, एंड लास्ट 2019 से 21 तक काफी अच्छा था। सो दिस इज द CFO to EBITDA कंपैरिजन, जिसमें अगेन पेज इंडस्ट्री स्टैंड्स आउट, बट बाकी प्लेयर्स ने भी लास्ट 2 ईयर्स में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी है। तो इसका भी हम रीजन जानेंगे ऐसा क्यों है। थर्डली अगर हम देखते हैं कि आपका एड स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, या आपका एड स्पेंड कितना हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको पता लगेगा कि पेज का एड स्पेंड इज एक्चुअली द लोएस्ट व्हेन वी कंपेयर इट टू रूपा और व्हेन वी कंपेयर इट टू लक्स और व्हेन वी कंपेयर इट टू डॉलर। ऐसा क्यों है, एक बार ये जानते हैं कि पेज का जो सेल्स है ऑलमोस्ट लास्ट आप कुछ ईयर्स में देख सकते हैं तो 2100 करोड़ से ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का है। वेराज पेज का जो एड स्पेंड है वो 87 करोड़ से 97 करोड़ के बीच में था प्री 2021। तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एड स्पेंड हमेशा 3-4% के आसपास था, इससे ऊपर नहीं गया। रूपा का अगर आप सेल्स देखते हैं तो रूपा का सेल्स 1000 करोड़ से 1313 करोड़ तक आया है। वेराज जो आपका एड स्पेंड्स है, आपका एड स्पेंड्स हमेशा 80 to 70 करोड़ के बीच में रहे, दैट इज ऑलमोस्ट 7 to 8% ऑफ सेल्स। डॉलर का अगर आप सेल्स देखते हैं तो 886 करोड़ से 1037 करोड़ तक गए, वेराज एड स्पेंड्स अगेन डॉलर के 8 to 9% ऑफ सेल्स हैं। सिमिलरली लक्स के अंदर जो आपके सेल्स है 958 करोड़ से 1938 करोड़ तक आई है। तो यहाँ पे मर्जर भी था 2 सब्सिडीज का जो विमेन कैटेगरी में था। एंड साथ साथ अगर आप देखते हैं तो लक्स का भी जो एड स्पेंड है प्री 2020 जो सब्सिडरी के मर्जर से पहले ऑलमोस्ट क्लोज टू 8 to 9% ऑफ सेल्स था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली क्या चीजें स्टैंड आउट करती हैं कि एड स्पेंड भी जॉकी का लोएस्ट है, यहाँ तक रिसीवेबल डेज भी जॉकी के लोएस्ट है, एंड आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल भी है जॉकी का लोएस्ट है। तो इट पॉइंट्स टू समथिंग दैट इज ऑल्सो नोन एज एंट्री बैरियर और सम फॉर्म ऑफ मोट इज प्रेजेंट इन जॉकी। तो इस मोट को सिंपली फाइनेंशियल रेशियोज से जानना है तो फर्स्ट टाइम हम ऐसा करते हैं कि नंबर्स और बिजनेस को जोड़ते हैं।
तो पहला यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जॉकी का जो बिजनेस हिस्ट्री है, तो जॉकी एक्चुअली एक काफी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पुराना ब्रांड है जो इंडिया के अंदर इट वाज बॉट बाय अ फैमिली बाय द नेम ऑफ जीनोमल्स। तो जॉकी के अंदर क्या मोटा है कि ब्रांड का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल है। पर जैसे हमने बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन आइटम्स, तो अबव द लाइन आइटम्स में जॉकी का जो ग्रॉस मार्जिन है एंड लक्स का जो ग्रॉस मार्जिन है, रूपा का जो ग्रॉस मार्जिन है, डॉलर का जो ग्रॉस मार्जिन है, तो ग्रॉस मार्जिन चारों प्लेयर्स के सेम है। बट बिलो द लाइन आइटम्स में जब हम आते हैं तो यहाँ पे अब हम एक बार ईबिटा मार्जिन का कंपैरिजन करते हैं कि जब आपके बिलो द कॉस्ट या बिलो द लाइन आइटम रेंट वेंट के अंदर कितना खर्चा है एंड आपका एड के अंदर कितना खर्चा है, ये कितना कुछ एड अप करते हैं। तो बिलो द लाइन आइटम में जब आप देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज का मार्जिन 19 to 20% के बीच में हमेशा रहे। वेराज रूपा का अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1-2 ईयर्स को इग्नोर करके रूपा का भी मार्जिन 14 to 13% के बीच में था। लक्स का मार्जिन हैज इंक्रीज पोस्ट 2020 क्योंकि लायरा एंड इनका कंसोलिडेशन हुआ है 2 सब्सिडीज का, बट 2020 से पहले आप देख सकते हैं 14 to 16% ही था। वेराज डॉलर का जो मार्जिन है 13 to 14-15% के बीच में ही रहा है। वेराज रिसीवेबल डेज अगेन पेज के लोएस्ट है। तो पहली चीज है कि यहाँ पे एक ब्रांड का प्रेजेंस है, एंड सेकंड चीज यहाँ पे क्या है कि वर्किंग कैपिटल में पैसा कम फंस रहा है, एंड थर्ड चीज क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ स्कटल बट करा, देन वी गॉट टू नो द डिस्ट्रीब्यूटर्स पर्सपेक्टिव कि वो पेज इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को इतना स्टॉक क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिसीवेबल डेज 10-20 डेज होना इज एक्चुअली नॉट इवन सम स्मॉल डिफरेंस, बट 200 to 300% डेज का ऑलमोस्ट फर्क है एज कंपेयर टू द पीयर्स। तो पहला यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर पेज के प्रोडक्ट्स क्यों प्रेफर करते हैं, पेज को ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी पेमेंट क्यों देते हैं। तो इसका फर्स्ट की रीजन क्या है डिस्ट्रीब्यूटर के पर्सपेक्टिव से कि बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर द फर्स्ट की रीजन इज कि टेक्स लेसर टाइम फॉर द कस्टमर टू टेक अ डिसीजन, क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी है दिमाग में, पुल फैक्टर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर के पास शेल्फ स्पेस पे अगर रिटेलर की बात करते हैं तो शेल्फ स्पेस कम वेस्ट होता है क्योंकि इट टेक्स लेसर टाइम फॉर कस्टमर टू टेक अ डिसीजन। सेकेंड टाइम इज इट टेक्स लेसर टाइम फॉर इन्वेंट्री टू फ्लाई ऑफ द शेल्फ्स, माने यहाँ पे जैसे ही आपका माल आता है वैसे ही आपका माल बिक जाता है, तो इट डजंट टेक टू लॉन्ग ऑफ टाइम। थर्ड क्या है कि एक एस्पिरेशनल ब्रांड है, एंड फोर्थ क्या है कि लेसर एफर्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर और द रिटेलर टू सेल द प्रोडक्ट, कि एफर्ट भी बहुत कम इन्वॉल्व है कि आपको बार बार बोलना पड़ रहा है कि इस प्रोडक्ट को सेल करो, उसको सेल करो, तो एक एफर्ट का काफी ज्यादा कम इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स कि रिसीवेबल डेज इतने ज्यादा कम क्यों है। इट पॉइंट्स टू द मोट ऑफ अ ब्रांड एंड इट ऑल्सो पॉइंट्स टू एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पेज इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्हें टेक्नोलॉजी स्पेंड्स भी बहुत करें हैं। तो इन टेक स्पेंड्स का क्या मतलब है कि व्हेनेवर बेसिकली सपोज करते हैं अगर आप एक रिटेलर हैं एंड अगर आप पेज का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं एंड अगर आज के दिन में आपका इन्वेंट्री किसी प्रोडक्ट का कम हो गया तो अगले दिन 2 PM से पहले आपके पास उस प्रोडक्ट का जो इन्वेंट्री है आपके पास रिप्लेनिश हो जाएगा। सो गेन ये जो टेक का स्पेंड है, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स से काफी ज्यादा बात करी इस इंडस्ट्री में, तो ये जो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है और कंपनीज का इतना अच्छा नहीं है जितना पेज इंडस्ट्रीज का है। इवन दो और कंपनीज भी अच्छा कर रही है, वहां पे भी जाके देखेंगे कि यहाँ पे भी क्या अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। सो दिस इज वाई पेज इंडस्ट्रीज एंड्स अप स्टैंडिंग आउट। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रीच देखते हैं तो पेज इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पता लगेगा कि पेज इंडस्ट्रीज में इस टाइम पे 2850 सिटीज में प्रेजेंट है, तो वाइडेस्ट रीच है इस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया। साथ साथ 1,05,000 MBO आउटलेट्स हैं, माने 1,05,000 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, एंड यहाँ पे 1,030 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज के हाईएस्ट EBOs हैं, वेराज लक्स प्लान्स टू ओपन 150 EBOs इन नेक्स्ट 1 or 2 years। रूपा 15 to 20 EBOs ओपन करने की नेक्स्ट 1-2 years में एफर्ट कर रहा है, वेराज डॉलर 2 to 3 EBOs ओपन करने का एफर्ट कर रहा है विद एक्सटेंसिव प्रेजेंस इन 2600 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। एंड साथ साथ यहाँ पे कंपनी है 7 EBOs आउटसाइड इंडिया एज वेल। एंड जो स्पीडो ब्रांड है वो भी पेज के पास है, दैट इज प्रेजेंट इन 1340 स्टोर्स, 26 EBOs एंड 12 लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स। वेराज डॉलर इंडस्ट्रीज का 1,50,000 रिटेल टच पॉइंट्स है, रूपा का 1,25,000 रिटेल टच पॉइंट्स है, एंड लक्स का 2 लाख रिटेल टच पॉइंट्स है। तो यहाँ पे अगेन एक इन्फ्लुएंशियल अगर आप रीजनिंग लगाते हैं तो पेज का इवन दो इन सबसे इन टर्म्स ऑफ रिटेल टच पॉइंट्स कम है, बट फिर भी इनका रीच हाईएस्ट है। एंड यहाँ पे क्या रीजन है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा से ज्यादा कॉम्पेंसेशन देने की एफर्ट्स है ताकि आपके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टॉक करें, डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोडक्ट स्टॉक हो। सो अगेन ओवर हियर समटाइम्स डूइंग लेस इज मोर, सो अगेन दिस इज वन ऑफ द की कंपेटिटिव एडवांटेजेस।
तो यहाँ पे एक अगर हम पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं 2016 टू 2020 के बीच में, तो लक्स, रूपा, साथ साथ पेज की भी बात करें एंड फाइनली डॉलर की भी बात करें, तो ग्रोथ रेट बहुत स्लो थे। ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि आफ्टर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की जो जनरल ट्रेड था, विच इज़ बेसिकली आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैं, आपके बेसिकली होजरी स्टोर्स ओन करते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं, तो इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि ये पैरेलल इकोनॉमी में भी डील करते थे। तो क्योंकि कंप्लायंस बढ़ गई जीएसटी के वजह से, तो जो पैरेलल इकोनॉमी थी वहां पे एक स्लो डाउन आया एंड काफी सारे जो रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने शट डाउन भी कर लिया था। सेकंड यहाँ पे क्या एस्पेक्ट था कि इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन हो रहा था एंड एक्चुअली में एक इंडिकेटर है, दैट इज द अंडरवेयर इंडिकेटर, कि अगर आपके इनरवेयर सेगमेंट या अंडरवेयर की स्लो जो सेल्स हैं स्लो हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, तो दैट इंडिकेट्स कि आपकी ब्रॉडर इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गए। तो इन कंपनीज की सिर्फ 6 to 7 to 8 या 9% ही ग्रोथ थी, इससे ज्यादा ये कंपनीज नहीं ग्रो कर पा रही थी। एंड थर्ड की चीज यहाँ पे क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां से भी आपके जो रिसीवेबल डेज है इंक्रीज हो गए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के आगे जो पेमेंट्स थी रिटेलर्स के साथ स्टक हो गई, क्योंकि जो रिटेलर्स के जो बेसिकली रिसीवेबल डेज थे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो इंक्रीज हुए। तो एट दी एंड जो ब्रांड्स थे लाइक लक्स, रूपा एंड साथ साथ अगर हम डॉलर की बात करें तो इन तीनों के जो रिसीवेबल डेज थे वो इंक्रीज हुए, व्हेयरएज पेज इंडस्ट्रीज के रिसीवेबल इंक्रीज नहीं हुए, क्योंकि पेज का ऑलरेडी एक पुल फैक्टर बहुत है, ब्रांड फैक्टर बहुत है, पर उनकी सेल स्लो डाउन जरूर हुई। एंड फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे चैनल स्टफिंग जो थी, चैनल स्टफिंग रिड्यूस्ड एंड साथ साथ आपके जो पूरी जो वैल्यू चेन के अंदर आपके जो डेटर डेज है इंक्रीज हो गए। सो दिस हैपेंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। बट 2020 के बाद आफ्टर पैंडेमिक स्ट्रक तो 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहली चीज, सारे प्लेयर्स के जो एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस थे वो कम हो गए। सेकंड चीज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो आज 60% ऑफ द इंटायर सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर सफर्ड मैसिवली, क्योंकि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी हैं उनमें भी एक इम्पैक्ट आया एंड साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक मैसिव क्रंच आया। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हुई कि जितने भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, रूपा से लेके लक्स एंड साथ साथ अगर हम डॉलर की बात करें, पेज की तो हम बात करेंगे, तो चारों प्लेयर्स की जो ग्रोथ थी वो वापस आ गई। एंड अनऑर्गेनाइज से काफी सारी रिपोर्ट्स में बात हुई है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस टाइम पे काफी सफर कर रहे हैं। एंड क्योंकि इकोनॉमी के अंदर था थोड़ा बेसिकली इकोनॉमी इज डूइंग वेल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे 4 कंपनीज की ग्रोथ काफी फास्ट आ रही है। तो हम इन चारों कंपनीज का हम थीसिस एंटीथीसिस डिस्कस करते हैं। तो पहला यहाँ पे पेज इंडस्ट्रीज के अगर आप क्वार्टरली वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे FY15 या FY16 से लेके, तो आपको पता लगेगा कि FY16 to 17 और 18 के बीच में ये ग्रोथ रेट सिर्फ 6 और 7% के रह गए थे। जैसे Q2 FY19 में तो ग्रोथ ऑलमोस्ट 0% भी थी, Q1 FY20 में -2% वॉल्यूम ग्रोथ थी ईयर ऑन ईयर, एंड Q1 Q2 FY21 में ग्रोथ तो नेगेटिव थी क्योंकि लॉकडाउन हो रहा था कंट्री में। बट आप देखेंगे कि Q3 FY21, Q4 FY21, Q1 FY21 और जो रिसेंट 2 क्वार्टर्स हैं यहाँ पे 10% वॉल्यूम ग्रोथ, 54% वॉल्यूम ग्रोथ, 74% वॉल्यूम ग्रोथ, 26% वॉल्यूम ग्रोथ एंड 44% वॉल्यूम ग्रोथ आई है। इतनी वॉल्यूम ग्रोथ क्यों आई है? इसका रीजन है, एक तो देयर कुड बी पेंट अप डिमांड, सेकेंडली क्या है कि जो आपका चैनल था, आपका जो एक बारी आपका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है दैट हैज सफर्ड मैसिवली, कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ये भी बोला जा रहा है कि पूरा इस टाइम पे जो ब्रांडेड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, दे हैव टेकन ओवर अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। एंड थर्डली क्या है कि इन प्लेयर्स के A&P जो एक्सपेंसेस है वो भी गिर रहे हैं, तो एक्सपेंस पे भी इस टाइम पे आपको कम दिखेगा। पर यहाँ पे थीसिस पॉइंटर्स क्या है पेज इंडस्ट्रीज के केस में? सो द फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर इज दैट पेज इंडस्ट्रीज विल बिकम अ डोमिनेंट नेशनल प्लेयर इन विमेन्स इनरवेयर। तो विमेन्स इनरवेयर में पेज इंडस्ट्रीज का ऑलरेडी 7% मार्केट शेयर है, कोई नेशनल पैन इंडियन प्लेयर इमर्ज नहीं करा विमेन्स इनरवेयर में, तो पेज इज वन ऑफ द ओनली कंपनीज दैट इज डूइंग सो। ऐसा क्यों है कि वो SKUs काफी ज्यादा रहते हैं, तो SKU बहुत ज्यादा है, इस वजह से इन्वेंट्री टर्न्स पे असर पड़ता है। तो पेज ने इसके साथ डील करने के लिए लिमिटेड कलर्स एंड लिमिटेड साइजेस के अंदर बेसिकली लिमिटेड टाइप्स ऑफ जो विमेन इनरवेयर है उसके अंदर प्रोडक्ट्स लॉन्च करे टू डील विद दिस चैलेंज ऑफ इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। एंड यहाँ पे पेज का ऑलमोस्ट 21% ऑफ सेल्स, माने ऑलमोस्ट 500 to 600 करोड़ ऑफ सेल्स इस टाइम पे पेज का विमेन्स इनरवेयर से आ रहा है, विच मेक्स इट द लार्जेस्ट इन दिस कैटेगरी एंड विच शोज कि दे आर एक्चुअली कॉन्करिंग दिस सेगमेंट एज वेल। सेकंड की थीसिस पॉइंटर इन पेजेस कि इनके जो EBOs एंड MBOs है इनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ते जाएगा। जैसे MBOs में लास्ट 2 इयर्स में इन्होंने 65,000 MBOs से ऑलमोस्ट 1,05,000 कर दिए एंड EBOs इन्होंने ऑलमोस्ट 1,030 कर दिए। तो 1/3 जो इनका सेल्स है EBOs से आता है। एंड EBOs में क्या फायदा है कि अगर आप एक कंपनी पास EBO है
तो व्हाट यू कैन डू कि आपके जो भी नए प्रोडक्ट्स हैं पहले ईबीओ में लॉन्च कर सकते हैं, एंड अगर आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुली स्केल अप करते हैं तो आप जनरल ट्रेड है एमबीओस के अंदर लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि एमबीओ के अंदर आप वही प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे जो ऑलरेडी काफी ज्यादा चलते हैं। एंड एक और क्या इंटरेस्टिंग थीसिस पॉइंटर है पेज के अंदर कि जो एथलीजर या आउटवेयर है, तो आउटवेयर आज ऑलमोस्ट पेज का 30% ऑफ रेवेन्यूज हो गया है। तो इट इज नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी, दैट इज मेंस इनरवेयर। तो 50% सेल्स इस टाइम पे 20% जो बेसिकली विमेन इनरवेयर से आ रहे हैं एंड 30% आउटवेयर एंड एथलीजर से आ रहे हैं। तो अगेन ईबीओ के थ्रू आप ये सारी चीजें लॉन्च कर सकते हैं कि जो एथलीजर प्रोडक्ट्स हैं ईबीओ के थ्रू लॉन्च हो सकते हैं, एमबीओ के थ्रू शायद से सेल्स में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। सो अगेन कंपेटिटिव एडवांटेजेस, एंड जो रिमेनिंग 50% सेल्स है इस टाइम पे उसमें से 3% किड्स इनरवेयर से आ रही है। तो किड्स इनरवेयर के भी एंड किड्स के लिए भी इस टाइम पे ईबीओस खोल रहे हैं। तो ऑलरेडी 35 to 40 ईबीओस किड्स के लिए भी खोल दिए, बट किड्स का जो पूरा सेगमेंट है, जो विमेन्स ईबीओ इन्होंने खोले हैं उनके अंदर भी किड्स के पूरे काउंटर लगा रखे हैं, क्योंकि किड्स के लिए मोस्ट ऑफ द शॉपिंग इज एक्चुअली डन बाय विमेन ओनली। सो अगेन वन मोर कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर पेज। सो दीज आर सम ऑफ द की रीजंस दैट व्हाई दिस कंपनी कैन ग्रो। एंड अगर इसमें 20 to 25% की ग्रोथ आते रहती है, सो अगेन ये आई थिंक वही कंसिस्टेंट कॉफी कैन वाली जो आपकी फिलॉसफी है उसके अंदर जाता है। बट एंटी थीसिस क्या है पेज के अंदर? तो एंटी थीसिस पूरे सेक्टर में क्या है? फर्स्ट बिग एंटी थीसिस इज कि क्या ये पेंटअप डिमांड है, क्या ये स्ट्रक्चरल डिमांड है, ये अभी भी जानना मुश्किल है, क्योंकि ये डिमांड लास्ट 4 क्वार्टर से ही आ रही है। या अगर ये पेंटअप डिमांड हुई एंड हम अज्यूम करते हैं स्ट्रक्चरल है और इन मल्टीपल्स पे कंपनी को ले लेते हैं, एंड फिर जब डिमांड नॉर्मलाइज होती है देन अगेन इट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो पेज इंडस्ट्रीज का जो वैल्यूएशन है हमने एसओआईसी मेंबरशिप के अंदर, एसओआईसी जो यूट्यूब वैल्यूएशन है उसके अंदर करा है, इन चारों कंपनीज का वैल्यूएशन इज प्रेजेंट ओवर देयर। पर पहला बिग एंटी थीसिस ये है। सेकंड बिग एंटी थीसिस क्या है कि बेसिकली इस टाइम पे वैल्यूएशन पेज की 111 की पी पे है इस टाइम पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन का कोई कंफर्ट थोड़ा सा कम है इस टाइम पे, कि इतने ज्यादा मल्टीपल पे जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट है वो काफी ज्यादा लो होना चाहिए, क्योंकि इतने मल्टीपल पे आपको 60-70% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, जो शायद से आनी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कैटेगरी 7-8-9% पे ग्रो करती है। सो दिस इज द थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर ऑफ पेज इंडस्ट्रीज। नाउ फाइनली कमिंग टू डॉलर इंडस्ट्रीज। तो पहले हम डॉलर इंडस्ट्रीज के थीसिस एंड एंटी थीसिस देखते हैं। तो डॉलर इंडस्ट्रीज में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है कि इन्होंने प्रोजेक्ट लक्ष्य अनाउंस करा है। तो प्रोजेक्ट लक्ष्य का क्या पर्पस है? तो यहाँ पे 3 की पर्पसेस क्या है लक्ष्य के। तो फर्स्ट इज सिंप्लीफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कि यहाँ पे जो डॉलर इंडस्ट्रीज है अपने नंबर ऑफ रिटेलर्स या टच पॉइंट्स बढ़ाना चाहता है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लक्ष्य प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है कि बेसिकली आपके जो होलसेलर्स हैं, होलसेलर्स को रिप्लेस करके जो आपका जो बेसिकली आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टली पहुंचने का मेथड है, दैट इज बीइंग बेसिकली अडॉप्टेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लक्ष्य। सेकंड की एस्पेक्ट क्या है डॉलर इंडस्ट्रीज में कि यहाँ पे इंक्रीजिंग मार्केट पेनिट्रेशन। तो अभी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलमोस्ट 100 रिटेलर्स हैं, तो दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज दिस टू 150 to 200 रिटेलर्स। तो रिटेल टच पॉइंट्स का इनका टारगेट है कि कुछ 1,25,000 to 50,000 से दे एम टू गो टिल 4 लाख रिटेल टच पॉइंट्स इन द नेक्स्ट 2 years। एंड थर्ड की इंटरेस्टिंग क्या चीज है बेसिकली प्रोजेक्ट लक्ष्य की, दैट इज रिड्यूसिंग वर्किंग कैपिटल। तो कंपनी का जो टारगेट है कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स लाइक ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम एंड साथ साथ जो एक और सिस्टम ये लेके आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को मैनेज करने का, तो उसे रियल टाइम सेल्स एंड इन्वेंट्री डेटा रहेगा इनके पास। तो रिसीवेबल डेज को रिड्यूस करने का एक थर्ड की पर्पस है प्रोजेक्ट लक्ष्य का। सो लिंक टू ऑल दीज इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये रीच काफी बढ़ा रहे हैं, तो हमने 4 चीजों की बात करी थी कि 4 चीजें क्या होती है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए। तो फर्स्ट एस्पेक्ट यहाँ पे काफी बढ़ रहा है कि ये रीच और टच पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। सो देयर सेल्स एस्पिरेशंस आर समवेयर क्लोज टू 2,000 करोड़ कि नेक्स्ट 2 years के अंदर 2,000 करोड़ में FY 24-25 के एंड में 2,000 करोड़ का सेल होना चाहिए। तो दैट इंप्लाइज ऑलमोस्ट अ रेवेन्यू केगर ऑफ 20 to 25%। एंड 2,000 करोड़ पे अगर 18% ईबिटा मार्जिन आता है तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 360 करोड़ का ईबिटा करेगी। सो दिस इज द थीसिस पॉइंटर्स व्हेन इट कम्स टू डॉलर की अगर ये सारी चीजें होगी, आपका ROC अच्छा हो गया, आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर नेट वर्किंग कैपिटल डेज 130 डेज के आसपास आ गया, तो देयर इज अ चांस दैट दिस कंपनी माइट री-रेट। एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या है कि नेट वर्किंग कैपिटल डेज आपका इंप्रूव नहीं होता, आपने टारगेट तो बहुत एम्बिशियस दे दिया पर आप टारगेट नहीं अचीव कर पाते। एंड थर्डली क्या है कि आपका जो मार्जिन है, मार्जिन के अंदर हिट आता है कि आप ज्यादा जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उनके अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि एथलीजर आज भी सिर्फ 1.5% है ये डॉलर के लिए। एंड मेनली जो इनका एक ब्रांड है बाय द नेम ऑफ बिग बॉस, दैट स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 42% ऑफ द इंटायर सेल्स। एंड जो इनका फीमेल इनरवेयर के लिए ब्रांड है दैट इज मिसी, आज भी 8% ऑफ सेल्स ही है। तो अगेन मिक्स शायद से
इतना एक्साइटिंग नहीं है आज, तो एंटी थीसिस पॉइंटर्स ही हैं। तो हमें इसमें मिक्स इंप्रूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत ज़्यादा ट्रैक करना पड़ेगा। तो थर्ड की कंपनी दैट वी कम टू थीसिस एंटी थीसिस में, दैट इज रूपा। रूपा के अंदर क्या थीसिस पॉइंटर है? सो द फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर इन रूपा इज कि सिमिलर टू डॉलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जिनको मेथड ऑफ सेलिंग है फ्रॉम होलसेल टू बेसिकली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने वाला है। फ्रॉम अ होलसेलर तो उसके साथ ये जो चेंज कर रहे हैं 1,25,000 रिटेल टच पॉइंट्स है, पर इनका यहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल डेज का टारगेट 150 डेज ही है। तो इट इज नॉट अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट। सेकेंड की थिंग रूपा के अंदर क्या है कि ये जो प्रीमियम या सुपर प्रीमियम सेगमेंट है, तो इनके पास FCUK एंड फ्रूट ऑफ द लूम जो ब्रांड है इंडिया के अंदर, इसके राइट्स हैं। तो इनका आई थिंक एक सब्सिडरी के अंदर जो सब्सिडरी शायद से मर्ज हो जाएगी रूपा के साथ। यहाँ पे अभी 33 करोड़ का सेल था एंड दिस कंपनी हैज टर्न्ड EBITDA पॉजिटिव। तो यहाँ पे सुपर प्रीमियम सेगमेंट को ग्रो करने का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है। थर्ड की यहाँ पे थीसिस पॉइंटर क्या हो सकता है कि जो विमेन्स कैटेगरी है, विमेन्स कैटेगरी में जो लेगिंग्स का कैटेगरी आज 3000 करोड़ का अपने में ही कैटेगरी हो गया, बट विमेन्स के कैटेगरी में लायरा को देखते हैं जो लक्स के पास है, तो 500 करोड़ का सेल है लायरा का ऑलमोस्ट। तो रूपा का इस टाइम पे विमेन्स के पूरे कैटेगरी के अंदर इनके बिजनेस में सिर्फ 10-15% का ही सेल विमेन्स के कैटेगरी में लेगिंग्स से आता है। तो लेगिंग्स के अंदर दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर सेल्स। एंड साथ साथ जो एथलीजर वेयर है, एथलीजर वेयर के अंदर भी दे आर बेसिकली गेटिंग अग्रेसिव एंड एथलीजर के अंदर भी दे प्लान टू इंक्रीज देयर सेल्स। तो 15 EBOs इस टाइम पे रूपा लॉन्च कर रहा है एंड 15 EBOs के साथ साथ दे आर एक्सपैंडिंग टू साउथ इंडिया। सो दीज आर सम ऑफ द ग्रोथ ट्रिगर्स दैट हैव टू बी ट्रैक्ड इन रूपा। बट एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या है कि फर्स्ट बिगेस्ट एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि रूपा ने ऑलमोस्ट लास्ट 10 years में 1000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड करे हैं, मेरा सेल्स ग्रोथ उतनी ज्यादा हार्टनिंग नहीं है। तो वेदर दिस स्पेंड इन एडवर्टाइजिंग हैज पेड ऑफ और नॉट, सो दिस रिमेन्स टू बी सीन। सेकंड की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है रूपा के केस में, ये ग्रोथ लास्ट 5-6 years में हैज एक्चुअली बीन वेरी स्लो। तो क्या ये पेंटअप डिमांड की ग्रोथ को हम स्ट्रक्चरल ग्रोथ मान के ये ना सोच लें कि ग्रोथ यहाँ पे फास्ट आएगी। तो दिस इज सेकंड की एंटी थीसिस पॉइंटर। थर्ड की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि मेरे को इनका ऑनलाइन अडॉप्शन एक्चुअली जब मैं खुद देख रहा था तो ऑनलाइन अडॉप्शन मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगा। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द एंटी थीसिस पॉइंटर्स कि शायद से ब्रांड को जो रेलेवेंस है और बनानी पड़ेगी फॉर बेसिकली टारगेटिंग द यंगस्टर्स। सो दीज आर सम ऑफ द की एंटी थीसिस पॉइंटर्स। वैल्यूएशन देखें तो आज 18 to 20 की पी पे है, वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है, पर अगर ग्रोथ 15-20% नहीं आती, इनका आई थिंक 15% का टारगेट है, तो अगेन दिस माइट रिमेन समथिंग वेयर कि जहां पे इवन द वैल्यूएशन रीजनेबल है बट ग्रोथ नहीं आ रही, तो इट माइट रिमेन स्टैग्नेंट फॉर ईयर्स। पर अगर ग्रोथ आती है एंड वर्किंग कैपिटल थोड़ा भी इंप्रूव होता है एंड ROC थोड़ा भी इंप्रूव होता है, सो अगेन दिस स्टॉक हैज द पोटेंशियल टू री-रेट। सो दिस इज द एंटीथीसिस एंड एंटीथीसिस। फाइनली कमिंग टू लक्स इंडस्ट्रीज। फर्स्ट की थीसिस पॉइंटर इन लक्स है कि यहाँ पे जो प्रीमियम सेगमेंट है इसका शेयर इंक्रीज होते जा रहा है। तो 2013 के अंदर प्रीमियम सेगमेंट का ऑलमोस्ट 1% शेयर था पूरे रेवेन्यू का, आज ऑलमोस्ट क्लोज टू 12-13% हो गए। एंड प्रीमियम सेगमेंट के अंदर एंड अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखते हैं मार्जिन का, तो 22-26% EBITDA मार्जिन है प्रीमियम सेगमेंट पे। प्रीमियम सेगमेंट में ऑन आता है, लायरा आता है, लक्स इन्फर्नो आता है, लक्स प्रीमियम आता है एंड 1.8 आता है। Whereas अगर हम यहाँ पे सेकेंडली सेमी प्रीमियम में देखते हैं तो सेमी प्रीमियम में लक्स कोजी एंड जेनेक्स आते हैं, यहाँ पे मार्जिन कितने हैं 17-21%। वीनस, लक्स करिश्मा एंड अदर्स के अंदर यहाँ पे जो मार्केट मार्जिन आपका अप टू 17% है। प्रीमियम सेगमेंट का जो इस टाइम पे सेल्स है 226 करोड़ का है, वेराज सेमी प्रीमियम का 936 करोड़ का है एंड वेराज इकोनॉमी सेगमेंट का जो सेल्स है ऑलमोस्ट क्लोज टू 536 करोड़ के आसपास का है। तो प्रीमियम सेगमेंट का यहाँ पे सेल जो ये यहाँ पे मिक्स है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। इनकी थीसिस पॉइंटर क्या है, दैट इज गेटिंग द EBOs राइट, क्योंकि नेक्स्ट 2 years में लक्स इज द मोस्ट अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ लॉन्चिंग EBOs आफ्टर पेज। तो लक्स 150 EBOs लॉन्च करना चाहते हैं। अगर इफ दे गेट द EBOs राइट विच विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, तो ये FOFO मॉडल के थ्रू जा रहे हैं, दैट इज फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। तो इफ दे गेट द EBOs राइट तो देन दिस विल बी वेरी वेरी बिग ट्रिगर, क्योंकि एथलीजर और इन सारी चीजों का फिर जो मिक्स है धीरे धीरे करके इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड की ट्रिगर क्या है लक्स इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज बेसिकली फॉरेइंग इनटू साउथ इंडिया, कि आप साउथ इंडिया जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन आप अच्छे से कर पाए। एंड फाइनल की ट्रिगर क्या है कि आप इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ जो लायरा है, लायरा एज अ कैटेगरी अगर हम जो लेगिंग्स की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 500 करोड़ का बिजनेस हो गया। वेराज अगर हम गो फैशंस की बात करें तो गो फैशंस का पूरा मार्केट कैप भी 5500 to 6000 करोड़ का है, विच इज अगेन इनटू लेगिंग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। बट अगेन जस्ट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ P2P वैल्यूएशंस की लक्स इस टाइम पे काफी सस्ता हो रखा है। एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या है लक्स के अंदर, तो फर्स्ट की एंटी थीसिस पॉइंटर इज कि
अभी रिसेंटली यहाँ पे एक इनसाइडर ट्रेडिंग का केस था, जैसे डीवीज एंड इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना में भी था। तो अगेन दिस इज अ वेरी बिग ओवरहैंग ऑन द स्टॉक। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट कंफर्टेबल विद इट। ये सभी सारी इन्वेस्टर्स की एक इंडिविजुअल कॉल है। सेकंड की एंटी थीसिस पॉइंटर इज कि अगर इनका वर्किंग कैपिटल एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इन्वेंट्री में इस टाइम पे काफी पैसा फंसा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ही नेगेटिव हो गया। तो दिस इज द सेकंड की एंटी थीसिस पॉइंटर की वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर इंप्रूवमेंट आई थिंक यहीं पे रहेगा, पर अगर वर्किंग कैपिटल यहां से खराब ना हो, अगर खराब होता है तो देन इट कुड बी रिस्की। एंड थर्ड की एंटी थीसिस पॉइंटर इज बेसिकली अगेन पेंट अप डिमांड का, कि ये जो लास्ट फ्यू ईयर्स में सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में चारों लिस्टेड कंपनीज के लिए, अगर ये पेंट अप डिमांड है तो again the entire thesis on the innerwear segment fails. So this was the analysis of the entire innerwear industry. Do let me know in the comment section below कि आप इसमें से कौन सा पढ़ने वाले हैं, पेज, डॉलर, लक्स या फिर रूपा। डू लेट मी नो कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, जो फिनटेक में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एंड सेकंड ऑप्शन इज ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, जो इस टाइम पे काफी सारी कंपनीज अक्वायर करके उनको टर्न अराउंड करके एक्चुअली इट इज डूइंग समथिंग जो बर्कशायर हैथवे कर रहे हैं, बट अगेन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फर्स्ट टाइम ऐसा कंपनी कर रही है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।